नमस्कार। संस्कार स्टडीज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान में विकास मनोविज्ञान के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। और ये सिद्धांत कौन कौन से हैं, इन सभी सिद्धांतों के नाम पहले हम लिखेंगे, उसके बाद बताएंगे इनके प्रवर्तक कौन है, इन सिद्धांतों की विशेषता क्या है। आपका जो रेट का एग्जाम होता है, श्योर है एक क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पुटअप होता है और यहाँ से आएगा क्वेश्चन। थोड़ी सी बातों को ध्यान में रखना है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा मैटर आप लोगों को मिलेगा, उस मैटर को छोड़ के क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और ये है कि वो लाइनें आप लोगों को देखनी है जो परीक्षा में पूछी गई है, जो क्वेश्चन है उनको भी रिपीट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मनोविज्ञान या विकास मनोविज्ञान के सिद्धांत। यहाँ लिख रहे हैं विकास के सिद्धांत। आज का टॉपिक हमारा विकास का सिद्धांत या विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत की बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मनोविकासात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषण विकासात्मक सिद्धांत नंबर 1। मनोविश्लेषण विकासात्मक सिद्धांत। इसके जो प्रवर्तक है वो सिगमंड फ्राइड हैं। तो प्रवर्तक सिगमंड फ्राइड की यदि बात करें, सिगमंड फ्राइड की बात करें तो ये वियना ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। वियना, और वियना पड़ता है ऑस्ट्रिया, एक तो है ऑस्ट्रेलिया और एक है ऑस्ट्रिया। तो वियना ऑस्ट्रिया के रहने वाले ये सिगमंड फ्राइड। यहाँ आपके सिद्धांत से स्पष्ट होता है कि मन की विशेषताओं के बारे में यहाँ पे चर्चा होती है कि मन कितने प्रकार से होता है। तो यहाँ सिगमंड फ्राइड ने मन की जब बात की, ठीक है, मन की जब बात की तो यहाँ मन 3 प्रकार के बताएं। और ये मन की बात में हम यहाँ पढ़ेंगे ये 3 प्रकार के मन। नंबर 1 चेतन मन। नंबर 2 पे है अचेतन मन। और नंबर 3 पे है अर्धचेतन मन। ठीक है, ये तो हो गई मन। अच्छा, बात ये करते हैं कि ये मन, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, इसका भाग कितना होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, हम लोग इतना तो हमें पता ही है कि 10% पूरा का पूरा होता है। अब इसमें से कम कौन सा होगा और ज्यादा कौन सा होगा, तो इतना तो हमें पता है कि एक तो 1 भाग और एक 9 भाग है, तो दोनों को मिलाएंगे तो कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो ये भाग हमें याद करनी है, 1 और 9। अचेतन मन होता है वो पूरे मन का 1/10 भाग होता है। कितना भाग होता है, 1/10 भाग होता है। और ये जो चेतन मन है, ठीक है, ये चेतन मन ये वर्तमान से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, वर्तमान से संबंधित होता है। अचेतन मन की बात करें तो ये पूरे मन का 9/10 भाग होता है। और इस अचेतन मन में दमित इच्छाएं होती है। क्या होती है, दमित इच्छाएं। ये दमित इच्छाएं व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है जब मन में आती है। अर्धचेतन मन की बात करें तो ये दोनों मन का मिश्रण होता है और इसमें
कभी कभी ऐसा होता है कि हम बोल रहे हैं और बोलते बोलते बीच में अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, हकला जाते हैं। ठीक है, जैसे जीभ का लड़खड़ा जाना। अर्धचेतन में क्या होता है? जीभ का लड़खड़ा जाना होता है ऐसा। अचानक रुक जाना, अचानक भूल जाना, ये सभी बातें होती है कौन से मन में? अर्धचेतन मन में। तो यहां से तो आपका कोई प्रश्न बनता नहीं है, केवल ये छोटी बात आप लोगों को पढ़नी है कि वर्तमान से संबंधित कौन सा मन? चेतन मन। दमित इच्छाएं जो होती है उससे संबंधित कौन सा मन? तो यहाँ पे अचेतन मन। अर्धचेतन मन की यदि बात करें तो यहाँ पे अचानक भूल जाना, जीभ का लड़खड़ा जाना, इससे संबंधित सभी बातें होती है अर्धचेतन मन। यहीं से सिगमंड फ्राइड जब आगे बढ़े तो इन्होंने मन की तो विशेषता बता दी और फिर इसी मन के आधार पे इन्होंने व्यक्तित्व के बारे में भी बताया कि मनोविश्लेषण जो विकास सिद्धांत है उसमें व्यक्तित्व का क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव होता है, उसके बारे में बताया। तो यहाँ व्यक्तित्व 3 प्रकार से फिर से बता दी उन्होंने। इड, ईगो और सुपर ईगो। इड, ईगो और सुपर ईगो। तो ये 3 मन इन्होंने बताए और 3 मन से फिर इन्होंने पर्सनालिटी को भी बताया। पर्सनालिटी की बात करते हैं। पर्सनालिटी की यदि बात करें तो यहाँ पे छोटी सी लाइन है। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व संरचना की दृष्टि से मन 3 प्रकार से बताया। यही है सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व की दृष्टि से मन की 3 अवस्था, मन की 3 अवस्थाएं बताई। मन की कितनी अवस्थाएं बताई? 3 अवस्थाएं। ठीक है, इड, ईगो और नंबर 3 पे यहां पे पढ़े सुपर ईगो। सुपर ईगो, इदम, इसको बोलते हैं इदम, इसको बोलते हैं अहम और इसको बोलते हैं परम अहम। परम अहम। तो ये यहां पे केवल आपको ये ध्यान में रखना है किसकी बात चल रही है? पर्सनालिटी की बात चल रही है, व्यक्तित्व की बात चल रही है। तो उसकी दृष्टि से मन 3, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड की यदि यहां पे बात की जाए, इड की यदि यहां पे बात होती है तो ये सुखवादी सिद्धांत पे कार्य करता है कि एक बच्चा होता है वो हमेशा सुखमय जीवन जीना चाहता है। सुखमय जीवन जीना चाहता है। जैसे इसके एग्जाम्पल के रूप में हम पढ़ेंगे कि ऐसा होता क्या है। सुखमय जीवन जीना चाहता है और ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं आपको बता रहा हूं कि इड होता है वो कौन से मन पे काम करता है? तो इड हमेशा अचेतन मन पे काम करता है। कौन से मन पे? अचेतन मन पे कार्य करता है। कौन? इड। ठीक है, तो यहां पे हम बात करेंगे इड की। इड की यदि बात की जाए, इड की यदि बात की जाए तो मैं यहां पे लिख रहा हूं नंबर ए, इड, इसको मैंने लिखा इदम और यहां पे लिख दिया मैंने ये सुखवादी सिद्धांत पर कार्य। सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करता है। कार्य करता है।
इसी में नीचे मैंने लाइन लिख दी, सुखवादी सिद्धांत तो हो गया। कौन से मन पे, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मैंने स्टार बनाया, प्लीज आप भी इसको नोट करें। अचेतन मन पे कार्य करता है, अचेतन मन पर कार्य करता है। कौन करता है? इड करता है। इड जो कार्य करता है इसको बोलते हैं इच्छाओं की जननी। तो यहां पे क्या होगा? इच्छाओं की जननी होती है, इच्छाओं की जननी, इच्छाओं को जन्म देती है, जन्म देता है। कौन देता है? इड, इदम देता है। अब आपके प्रश्न बन के आता है रीट में, तो रीट वाला प्रश्न बताते हैं हम लोग यहाँ पे आप लोगों को। देखिए, एक छोटा बालक है, दुकान पे जाता है, दुकान पे जा रहा है, गया वो, और सामने उसको सेब दिख गए, सेब को वो तुरंत उठा के खा लेता है। तो उसके मन में आया कि मुझे तो सेब खाना है, सेब को उसने उठा के खा लिया, सेब को उसने उठा के खा लिया। ठीक है, तो इच्छा उसकी उत्पन्न हुई, तो इसीलिए यहां पे क्या आया? इड। अब देखिए, इसको और अच्छे से डिफाइन कर रहा हूं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इस इड में हमेशा छीन लो की भावना आती है, इसमें हमेशा किसकी भावना आती है? छीन लो की भावना व्यक्ति में होती है, की भावना होती है। छीन के बस खा लो, तो उसने क्या किया? बच्चे ने सेब को उठा के खा लिया। तो यहाँ पे ये डिफाइन हो गया, छीन लो की भावना होती है किसमें? इड में। इड में छीन लो की भावना इच्छाओं की जननी, अचेतन मन पे कार्य और सुखवादी सिद्धांत। रीट में आपके प्रश्न यहां से बनता है, एक तो ये, एक ये और ये भावना नहीं आएगी कि सुखवादी सिद्धांत पे। या तो होगा कि एक बच्चा था, कहीं दुकान पे गया, उसने टॉफी चुरा के खा ली, तो उसने छीना ही तो है टॉफी को। तो छीन लो की भावना हमेशा कौन से ही व्यक्तित्व पे काम करती है? इड पे कार्य करती है, इदम पे कार्य करती है। ठीक है, इसके बाद हम छोटी सी बात और बताएंगे आपको। ठीक है, इसमें तर्क वितर्क नहीं होता, व्यक्ति की वार्तालाप नहीं होती दूसरे व्यक्ति से, तर्क वितर्क नहीं होता, नैतिकता का कोई कार्य नहीं होता। तो यहां दो बातें और लिखनी है, यहां लिख रहा हूं, तार्किक व नैतिक पहलू एब्सेंट होते हैं। तार्किक व नैतिक पहलू, नैतिक पहलू अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये चार लाइनें आप लोगों को लिखनी है। इच्छाओं की जननी है, छीन लो की भावना इसमें होती है, अचेतन मन पे कार्य करती है, सुखवादी सिद्धांत पे कार्य करती है, तार्किक और नैतिक पहलू इसमें एब्सेंट होते हैं। नंबर 2 पे बात करेंगे यहाँ पे ईगो की, इसकी बात करेंगे ईगो की। तो यहाँ पे देखिए तर्क वितर्क थोड़ा सा मन में आता है, ठीक है, उसी के मन में आता है। तो यहाँ पे हम दो बातें लिखेंगे, ईगो अहम, अहम की यदि बात की जाए तो ये वास्तविकता के बारे में बताता है, वास्तविकता के सिद्धांत पे कार्य करता है, वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है जी,
वास्तविकता के सिद्धांत पे ये क्या करता है, काम करता है। और ये कौन से मन पे काम करता है, तो आपको याद रखना है चेतन मन पर कार्य करता है, चेतन मन पर कार्य करता है। ठीक है। इसके बाद यह मन का मुख्य शासक होता है, मुख्य चालक बता सकते हैं, शासक होता है। यह मन का मुख्य शासक होता है, मन का मुख्य शासक होता है। कौन होता है, अहम होता है। अहम मन का मुख्य शासक होता है। और इसमें बात करें तो इसमें होता है कि प्रत्येक इच्छा जो होती है उसका परिणाम तो लो। प्रत्येक इच्छा का यहाँ पे क्या होता है, परिणाम तो लिया जाता है। और कहते हैं कि न तो यहाँ पे सुखवादी बनना होता है और न ही आदर्शवादी बनना होता है। न तो यहाँ पे व्यक्ति क्या होता है, सुखवादी होता है यानी इड होता है, और न ही सुपर ईगो होता है, दोनों के बीच की अवस्था है। तो देखिए ये किस प्रकार से काम करता है। एक बालक दुकान पे गया, ठीक है, खाने की इच्छा हो रही थी, सेब को उसने उठाया और उठाते ही उसके मन में विचार आ गए, बोले इस सेब को चुराते हुए यदि अंकल ने, दुकान वाले अंकल ने, फल विक्रेता ने मुझे देख लिया तो मुझे डांटेंगे, पुलिस को फोन करेंगे, मुझे पकड़वा देंगी, पुलिस मुझे पकड़ लेगी। तो यहाँ क्या हो गई, वार्तालाप हो गई। तो यहाँ पे थोड़ी सी वार्तालाप, तो कहते हैं कि इच्छाओं का परिणाम तो लो। तो उसको पता चल गया कि जब मैं ये कार्य करूंगा तो मुझे डांट पड़ेगी, मेरी पिटाई हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे कहता है कि परिणाम तो लो। क्या लो, इच्छाओं का परिणाम तो लो। एक बार से प्रत्येक इच्छा का परिणाम लो, प्रत्येक इच्छा का परिणाम लो। परंतु यहां पर, यहां लिख रहा हूं मैं, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, परंतु यहां सुखवादी व नैतिकता का, यहां पे लिख रहा हूं आदर्शवाद का अभाव होता है, अभाव होता है। कहाँ होता है, ईगो में होता है, ईगो में होता है। तो यहाँ पे, यहाँ से अभी आपके रिट में जो एग्जाम हुआ था 2018 में लगी थी, उसमें प्रश्न आया था, यहाँ से आया था उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्रत्येक इच्छा का, इसी लाइन को बस आपको देखना है बार बार से कि मुख्य शासक है तो प्रत्येक इच्छा का परिणाम मिलेगा, लेकिन ना तो कभी सुखवादी होगा और ना ही वो कभी आदर्श की बातें करेगा, नैतिकता की बातें करेगा। तो आपको बस केवल एक एग्जाम्पल याद रखना है कि इच्छा उसके हो गई मन में, उसने उसको उठा लिया, तो उसके मन में आ गया कि जब मैं पकड़ा जाऊंगा चोरी करते तो मेरी पिटाई होगी। तो यहाँ पे परिणाम का भाग हो रहा है ना, परिणाम की बात हो रही है। तो केवल आपको यही पढ़ना है कि इच्छा का परिणाम लेना है, परंतु यहाँ सुखवादी और आदर्शवादी नहीं बनना। हो सकता है आपको यहाँ से पूछ ले कि कौन से मन पे, चेतन मन पे काम करता है और वास्तविकता के सिद्धांत पे ये काम करता है। कौन, ईगो। अब बात करेंगे सुपर ईगो की, यहां बात करेंगे सुपर ईगो की। तो सुपर ईगो में यदि देखा जाए, ठीक है, तो यहां पे नंबर 3 सुपर ईगो परम अहम, परम अहम
तो ये देखिए पूर्ण रूपेण या पूर्णतया नैतिकतावादी सिद्धांत पे नैतिक या आदर्शवादी सिद्धांत पे काम करता है। आदर्शवादी सिद्धांत पर कार्य करता है। यही हुआ ना जी। इसके बाद देखिए इसमें व्यक्ति को पछतावे की भावना होती है कि मैंने हाँ गलत किया है, होता है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट में हम जो पढ़ेंगे वो ये है कि ये व्यक्तित्व का सबसे अंतिम अंग होता है। और यदि यहाँ पे नैतिकता के बारे में बात किया जाए या आदर्शवाद के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे होता है एक अध्यापक के रूप में, एक माता पिता के रूप में किसका भाग होता है? आदर्शवाद का भाग होता है। यहाँ पे इतना सा ही होता है कि जिसमें थोड़ी सी वार्तालाप हो जाए, जिसमें नीतियों के बारे में बात हो जाए, जिसमें हमें आदर्शवाद की बात हो जाए तो वो कौन से भाग में चला जाएगा? परम अहम भाग में चला जाएगा। इस प्रकार से एक सिद्धांत मनोविश्लेषण विकास सिद्धांत आपका पूरा होता है। मनोविश्लेषण सिद्धांत यहाँ पे ध्यान देना, एक तो मनोविश्लेषण लिखा है, एक आएगा केवल विश्लेषण। तो इन्हीं के शिष्य थे जो जिन्होंने विश्लेषणात्मक विकास सिद्धांत दिया था। और मनोविश्लेषण की बात हो जाए तो सिगमंड फ्राइड ने दिया था। ठीक है, सिगमंड फ्राइड वियना ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। इन्होंने मन की बात की और मन को कितने भागों में? 3 भागों में, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन के रूप में बांटा। चेतन मन सबसे छोटा मन होता है, अचेतन मन सबसे बड़ा मन होता है। अचेतन मन हमेशा दमित इच्छाओं का उसमें भंडार होता है। ठीक है, दुखदायी बातों पे वो कार्य करता है। यदि चेतन मन की बात की जाए तो ये वर्तमान से संबंधित होता है। और अर्धचेतन की बात की जाए तो उसमें भूली बिसरी जितनी भी घटनाएं होती है वो सभी की सभी सम्मिलित होती है। फिर इन्होंने ही कि इस मन के आधार पे एक पर्सनालिटी पे क्या इफेक्ट होता है, तो उसकी दृष्टि से व्यक्तित्व संरचना को 3 भागों में इन्होंने बांट दिया, ईडीगो और सुपर ईगो। तो आप लोगों को ये 3 अवस्थाएं वेरी इंपॉर्टेंट अवस्थाएं जो हमेशा याद रखनी है। ज्यादा कुछ भी नहीं है कि केवल इच्छाएं हो जाएं। ठीक है, सुखवादी या छिनलों की भावना तो ईड में चले जाना, थोड़ी सी बात हो जाए, परिणाम लेने की इच्छा हो लेकिन उसमें सुखवादी और आदर्शवादी की कहीं बात नहीं हो तो वो चला जाता है ईगो में। और यदि आदर्शवाद की बात हो जाती है तो वो चला जाता है सुपर ईगो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये मनोविश्लेषण विकास सिद्धांत पूरा होता है। अब जो पढ़ेंगे यहीं पे एक छोटी बात, और सिद्धांत भी सिगमंड फ्राइड का ही रहेगा लेकिन यहाँ पे आ जाएगा मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। मनोलैंगिक